ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में ये कर रहे थे लिमिट, मैंने लिमिट थ्योरम के हमने एक असाइनमेंट डिस्कस किए थे, आई थिंक जैम वाला डिस्कस किए थे, गेट वाला रह गया था, मतलब गेट वाला भी किया था हमने, कुछ क्वेश्चन जो बाहर से पूछे थे बच्चों ने वैसे। तो इसके 2 असाइनमेंट थे, तो अगर उसका डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लास्ट क्लास में मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में ये किया था। लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक कवर किया था, ऑर्डर स्टैट्स डिस्क्रीट के लिए, है ना। अभी मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए करा देता हूँ फिर तो। हाँ करना है, डाउट है देखो। आगे ऊपर चला गया, पीवाई क्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज। अरे अच्छा इस तरफ से बस चला गया ना ये। हाँ तो इसमें लिमिट थ्योरम गेट का मैंने कल ही ऐड किया होगा, तो है ना गेट वाला। चलो, तो जिन लोगों ने ट्राई किया है वो बताओ। क्वेश्चन नंबर नहीं समझे, क्या कह रहे हो? अच्छा जैम वाले में तुम्हारा डाउट है? तो लास्ट क्लास में देखो, अभी मैंने वो भेजा हुआ है, कुछ दिन पहले मैंने परसों रात को मैंने वो पोस्ट किया था ग्रुप में, देखो ग्रुप में ऑफिशियल अनाउंसमेंट में, ठीक है ना। तो उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं डाउट है तो ट्राई करो, फिर उसके बाद पूछना, मतलब टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाओ एटलीस्ट, है ना। तो चलो मैं आगे थ्योरी करा देता हूँ फिर। तो हम लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे, डिस्क्रीट के लास्ट क्लास में किया था, ठीक है ना। अब मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए बात करता हूं। सो इसमें क्या है, सिंपली तुम्हें देखना है कि पीडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, यही फॉर्मूला मेनली है। सो मतलब तो पता ही है तुम लोगों को कि जैसे x1 का मतलब है ना, लास्ट क्लास में भी लिखा था मैंने, मिनिमम ऑफ x1 x2 इस तरह से xn है, और x2 का मतलब सेकेंड मिनिमम ऑफ इस तरीके से, एंड सो ऑन। xn जो हो जाता है वो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसका पीडीएफ निकालने हैं। तो जैसे मतलब कई सारे अप्रोच है, अगर तुम देखो, जैसे मान लो कि मैं अगर डिराइव करूं, चलो मैं सीधा जस्ट पहले स्टार्ट करता हूं, सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जरा देखो कैसे आएगा। तो ये तो पता ही होगा तुम लोग, हाउ टू डिराइव फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दिस इज लेस देन इक्वल टू x, ये नोटेशन है ना इसका। सो मतलब इसका नोटेशन लिखूं मैं, सो सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x। अब मिनिमम जो है यहाँ पे तुम्हारे पास क्या समझ आया कि जो मिनिमम है वो x1 x2 है ना, इस तरीके से xn, दिस इज लेस देन इक्वल टू x। सो सबका मिनिमम लेस देन इक्वल टू x है। तो क्या कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, ईच के बारे में?
तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। चलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2 xn डॉट 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 है ये। अब ये हो जाएगा मोर देन x। अब क्या बोल सकते हैं? सो 1 माइनस, हालांकि इसका एक्सप्रेशन मैं लास्ट क्लास में भी डिराइव किया था, वो दूसरे तरीके से डिराइव किया था। पहले rth ऑर्डर स्टैट्स का मैंने CDF निकाले थे और उसके बाद डिराइव किया था। सो दूसरे तरीके से पहले rth ऑर्डर स्टैट्स का CDF निकाला था, क्योंकि CDF तो इन जनरल सेम ही रहता है एक्सप्रेशन उसका। उसके बाद PMF कैलकुलेट किया था CDF के हेल्प से, फिर उसी CDF के हेल्प से मैं PDF भी लिख सकता हूँ, लेकिन दूसरे अप्रोच से मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ से हो गया प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x1 मोर देन ना। अब इन सब का जो मिनिमम है वो x से ज्यादा है मिनिमम, तो बाकी भी उससे ज्यादा होगा। सो x1 मोर देन x, x2 मोर देन x एंड xn इज मोर देन x। सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x इनटू, सब चलता रहेगा लेकिन ठीक है अभी तो ऐसे जनरल है ये है, क्योंकि मैंने IID केस अभी कंसीडर नहीं किया। मैंने अगर IID लूंगा तो क्या होगा, तो आपके केस में आप सिलेबस अगर देखोगे तो इन्होंने IID केस के लिए ही बोला है सिलेबस में। अगर आप सिलेबस देखो ध्यान से, सो IID केस फॉर द डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और यहाँ भी rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ना है तो आपको IID केस के लिए ही पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में। सो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेट x1, x2 up to xn they are IID having PDF small fx and CDF मान लो कैपिटल fx है, मान लो IID है ना, तो सारे इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब ये लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर n, ठीक है ना। तो इसको मैं और ठीक से लिखूं तो 1 माइनस, और उसको अगर लिखूं तो 1 माइनस लिख सकता हूँ CDF ऑफ, क्योंकि एक सबका CDF मैंने fx लिखा हुआ है सेम, मतलब x इज लाइक पॉपुलेशन और ये रैंडम सैंपल है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सो रैंडम सैंपल का मतलब हो गया IID रैंडम वेरिएबल्स। सो IID रैंडम वेरिएबल्स को हम रैंडम सैंपल बोलेंगे सिंपली। तो यहाँ पे सिंपली ये fx ऑफ x इसकी पावर n, तो ये तुम्हारे पास आ गया फॉर्मूला। तो ये सिंपली क्या आ गया तुम्हारे पास कि CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 1 माइनस CDF ऑफ जो भी पॉपुलेशन है इसकी पावर n। तो ये हो गया आपका CDF। व्हाट अबाउट PDF? अब ये मैं कॉन्टिन्यूअस से कैसे बात कर रहा हूं, तो है ना, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोल रहा हूँ, इसकी कॉन्टिन्यूअस है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, तो लिखा ही पहले मैंने कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट क्लास में बात किया था। तो इसका PDF क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंशिएट कर दो, इसका जस्ट डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, n टाइम 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस 1 fx ऑफ x, ही ना। सो दिस इज द PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ गया आपका। तो ये तो ऐसे ड्राइव हो गया। फिर सेम चीज nth ऑर्डर स्टैट्स के लिए करेंगे तो सो CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो मतलब इसका मतलब ये हो गया, मान लो ये लिख देता हूँ CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैट्स लेस देन इक्वल टू x, ठीक। अब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू nth ऑर्डर से मतलब मैक्सिमम ऑफ ऑल। सो जो मैक्सिमम है वो लेस देन इक्वल टू x है, सो जो मैक्सिमम है दैट इज लेस देन इक्वल टू x। तो x1 लेस है ना, तो जो भी लार्जेस्ट होगा वो छोटा है, तो बाकी तो x से छोटा ही होगा। सो यू कैन सेपरेट इट लाइक x1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू x, x2 लेस देन इक्वल टू x, xn लेस देन इक्वल टू x। ये रिजल्ट था ना कि मैक्सिमम नंबर का लेस देन इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ इंडिविजुअली। और ये IID मैंने कंसीडर कर रखा है, तो अगर IID है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x इसकी पावर n हो जाएगी इक्वल टू, हाँ। और ये सबका मैंने PDF कॉमन कंसीडर किया हुआ है, fx सबका x1 x2 xn ऑल आर IID हैविंग CDF fx ऑफ x, सो इसकी पावर n आ गई। तो यहाँ से मतलब सिंपली ड्राइव हो गया कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो CDF होता है CDF ऑफ x इसकी पावर n। PDF चाहिए सो आप डिफरेंशिएट कर लो, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सो फर्स्ट देखो, अगर सैंपल आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है
मतलब x1 x2 xn ऑल आर कॉन्टिन्यूअस, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? सो आप इसका जस्ट डिफरेंशिएशन कर लो। सो n CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस 1 इनटू पीडीएफ ऑफ x। सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अभी आपने क्या कैलकुलेट किया? CDF ऑफ nth ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, CDF ऑफ nth ऑर्डर, पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर। इन जनरल rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करो, सो CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये लास्ट क्लास में डिराइव किया था मैंने, fxr at x। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी xr इज लेस देन इक्वल टू x, और इसका क्या मतलब है? rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन x है। सो पहला, दूसरा, तीसरा, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो लेस देन इक्वल टू x है, तो ये तो पक्का है कि r उनमें से लेस देन x होगा। लेकिन अगर कुछ इक्वल रहा है ना, अगर इक्वल रहा तो एटलीस्ट r, तो इसका मतलब लास्ट क्लास में याद होगा आपको, एटलीस्ट r ऑफ xi इज लेस देन इक्वल टू x। और इसको मैंने क्या लिखा था? दिस इज समेशन, क्या लिखूं? choose I fx to the power I into 1 minus fx whole to the power n minus I। अब एक का सीडीएफ लेंगे, किसी एक का सीडीएफ, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पावर n क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिविजुअली जो है एक एक, तो अभी हमारे पास क्या है? एटलीस्ट i मैं मान रहा हूं, i नंबर ऑफ xi's आर लेस देन x, तो वो सब IID है, तो प्रोडक्ट होगा इंडिपेंडेंट की वजह से। अब पावर क्या आएगा? i आएगा, i नंबर ऑफ, i कैन बी मोर, है ना, तो i की वैल्यू जो है मे बी r टू n एनीथिंग, एंड 1 माइनस CDF ऑफ x बाकी है ना, तो कितना हो गया? n माइनस आई। हालांकि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे गेट वाले लोग, तो वहां पर्टिकुलरली बताया जाता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बायोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, वो वहां पे आएगा SN जो है, तो वहां थोड़ी डिटेल में आएगा गेट में, तो यहाँ ठीक है अभी। सो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, क्या आएगा? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे? x के रेस्पेक्ट में नहीं। लेकिन पता है ये हमने लिखा था डिस्क्रीट के लिए, नहीं। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? तो इधर इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो बाइनोमियल फॉर्म में आता है। हाँ वहां पे आता है, लेकिन अभी क्या करना है आपको? इसका तो ये है, पीडीएफ क्या आएगा इसका? क्वेश्चन ये है अब, आई कट जाएगा ना। तो कौन, तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूअस में इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना, मतलब रैंडम वेरिएबल्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी 0 है। हाँ राइट, आप सही बता रहे हो, वो तो हमें पता है ना। तो जैसे यहाँ पे हमें लिखा है, उससे अगर मैं करूँ, ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में इसको डिराइव किया था हमने, डिस्क्रीट के लिए मैंने लिख रहे थे, इसको यूज किया था हमने। अभी मुझे वो तो ठीक है ना, तो जैसे आप जानते होंगे कि लाइक पीडीएफ ऑफ, अगर कॉन्टिन्यूअस है, पीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो क्या आता है यहाँ से? तो ये आप बता रहे थे ना, f ऑफ x r at x, तो ये n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हाँ, फिर CDF ऑफ x इसकी पावर r होगी, सॉरी r माइनस 1, एंड 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस r इंटू PDF ऑफ x होगी एक्चुअली। ठीक है,
अच्छा अगर आप यहाँ से इंटीग्रेट करो क्या आता है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा नहीं, 0 to x में। सो दिस इज आइडेंटिटी फॉर आरएथ ऑर्डर है ना, आरएथ का एक्चुअली पीडीएफ का फॉर्मूला एक्चुअली है। सो इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, आप अगर इसको ब्रेक कर देंगे, n बाहर कर लो आप, तो क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल। तो कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं n-1 चूज r-1। सो आप कुछ जगह ऐसा भी देखेंगे लिखा रहेगा fx of x इसकी पावर r-1 1 माइनस fx of x इसकी पावर n-r fx of x, ऐसा हो गया। सो कई जगह आपको ये भी मिलेगा। एक्चुअली आप सिलेबस ध्यान से देखो तो उसमें क्या क्या आपको जरूरत है एक्चुअली वो ध्यान से देखो। सो यहाँ पे क्या जरूरत है, इसमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें एग्जाम में, मतलब ये देखना है मुझे। तो इसने कहा था देखो डेफिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो वो तो मैंने ठीक है डिफाइन किया था। पीडीएफ फॉर आईआईटी केस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे सीडीएफ पीएमएफ पीडीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉर डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के लिए फर्स्ट और लास्ट डिस्कस करना है हमें, ओके। मतलब थ्योरी में कुछ रह गया जो बताना है, देख लो बड़ी ऑर्डर स्टैट में यही फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है जो हमने लिखा है आज, और कुछ रिक्वायरमेंट है? ठीक है ना? हाँ वो तो ये शो कर रहा है ना कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं उसका अगर अल्फा और स्टैटिस निकालेंगे वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बीटा विद पैरामीटर r, n-r + 1। नहीं, तो यहाँ तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। x मान लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो जो आप कहना चाह रहे हो कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो जो कह रहे हो वो पीडीएफ भी तो है वहां पे। सो इफ पीडीएफ और सीडी को ले लेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। हाँ वही मैं, ठीक है, उसको तुम ब्रेक करके देखो। सो क्या आएगा कि अगर इंटीग्रेट करने जाए हाँ, तो फिर जैसे सीडी को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन fx पीडीएफ हो जाएगा, वो पार्ट को हट जाएगा। हाँ हाँ, मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो अगर fx को तुम t ले लोगे तो वो स्मॉल fx dx मिलकर dt हो जाएगा उस तरीके से। हाँ कुछ लोग वैसे भी लिखते हैं, सही बात तुम जो कह रहे हो। जैसे मान लो मैं लिख रहा था, इसी को मैं ऐसा भी लिखूं अगर मैं, तो कुछ जगह तुम्हें ऐसा मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n+1, और ये कितना होगा गामा r, और ये कितना हो गया इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाता है n+1, वही ना। सो ये हो गया। सो इस फॉर्म में भी कुछ कहीं लिखा मिल जाए, बात तो वही है, कोएफिशिएंट बस अलग अलग कर रहे हैं लोग। हाँ बीटा में तो होगा, सही बात है। इस तरीके से अब ये बीटा फंक्शन बन गया, मतलब उसको डिनोमिनेटर को उसको डालो है ना, तो 1/बीटा r कॉमा, तो ये कहना चाह रहे थे ना। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/बीटा फंक्शन क्या आ जाएगा r कॉमा n-r+1। ठीक है कि नहीं, यही है, ओके। तो स्पेशली ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया इस पे एक मुझे याद आ रहा है कि ये है कि मान लो ऐसा है पहला क्वेश्चन कि इफ x is uniform 0 1 then what is distribution of rth order statistics। अच्छा यही से तो प्रूव होता है जो तुम कह रहे हो, एक्चुअली उसका प्रूफ यहीं से तो आता है। देखो अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है तो rth ऑर्डर स्टैट्स क्या होते हैं, थ्योरम बताया था पहले हमने। हाँ तो यहाँ से वो प्रूव किया जा सकता है इजीली, आप यहाँ देख पा रहे हैं क्योंकि क्या होगा x यूनिफॉर्म 0 1 है तो CDF x हो जाएगी, तो x 1 माइनस x ये तो 1 हो गई, तो ये बीटा के पीडीएफ पे कन्वर्ट हो जाएगी एक्चुअली। तो ये आपका बीटा, ठीक है, क्या होगा वहां से देख लो आप r कॉमा n-r+1। सो ये रिजल्ट हमने पहले भी देखा है, ठीक है।
इनफैक्ट ऑल्सो, साथ में ये भी होता है, पहला रिजल्ट ये हो गया। दूसरा ये है कि एक्स आर माइनस एक्स एस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मैं बोल रहा हूं आर मोर देन एस है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये आर माइनस एस होगा, उसे फिट कर लो आप, क्या होगा? एन माइनस आर प्लस एस प्लस वन, इस तरीके से आएगा। कब? मैंने ये अज्यूम किया आर मोर देन एस है, ठीक है ना। इसको स्पेसिंग बोलते हैं। तो क्या प्रूफ कैसे होगा? तो ये जैकोबियन लेके इसका प्रूफ भी है विकर वैद्य में, तुम चेक कर सकते हो बुक में या उस पेपर में मिल जाएगा। और सर वो जो डिस्क्रीट वाला जो आपने लिखा है सीडीएफ हाँ वाला, डिस्क्रीट नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस का भी है। हाँ सबका सीडीएफ कॉमन ही है। कहाँ गया? सो इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ तो फिर ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाइनोमियल n माइनस r कॉमा f बनता है। हाँ तो कैसे बनता है? नहीं पीएमएफ थोड़ी, ये तो क्या है तुम्हारे पास ये? पीडीएफ। हाँ सीडीएफ एक्चुअली एक्स आर लेस देन इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पे जो पीएमएफ किस चीज का है ये तुम्हें क्या लग रहा है? ये इसको मैं अगर लिखूं कुछ, मान लो कोई नया रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू आई है, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिख रहा है? बाइनोमियल n कॉमा, एक मिनट, n ना, np। अच्छा यहाँ r से तो एग्जैक्टली बाइनोमियल नहीं होगा ना, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे तब, है ना। तो उस टाइप का मिल रहा है। ये आगे जो तुम्हारे लिए जैम में इतना है नहीं, गेट में इसका डिटेल में स्टडी है वहां पे। सो नॉन पैरामेट्रिक में यहीं से स्टार्ट होता है, फिर इसके थ्रू एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और वो सब आता है आगे। कोई नहीं, जैम में इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक चीज तुम ये चेक कर सकते हो यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव जो है कॉन्टिन्यूअस के लिए, इसका डेरिवेटिव तुम निकाल के देखो। इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तुम प्रूव कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम जानते हैं ना एफ ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, सो इसको तुम डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, सो ये तुम्हारा प्रूफ है कि ये वही आएगा जो हमने लिखा था ना, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल CDF of x this raised to the power r minus 1 and क्योंकि CDF का जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना 1 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स इसकी पावर n माइनस आर PDF ऑफ x। एक्चुअली मेरे हाथ में ये बुक है, इसमें प्रूफ लिख रखा है इसने प्रूफ, ये मूड एंड ग्रेविल वाली बुक है, इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें इसको प्रूफ किया है कि इसका डेरिवेटिव ये आएगा, इसने डेफिनेशन से कर रखा है। डेफिनेशन क्या होता है ना, एफ डैश एक्स डेफिनेशन का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज टेंड्स टू 0। तो उससे इसने प्रूफ करके दिखाया है कि जो इसका डेरिवेटिव है ये आता है। मूड एंड ग्रेविल वाली बुक में पेज नंबर 253 गूगल पे मिल जाएगा PDF। सो 250। हाँ CDF of RX और स्टैटिस्टिक डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में एक ही है। अरे एक्सप्रेशन तो एक ही रहता है ना, अब उसके हिसाब से यूज करोगे तुम, एक्सप्रेशन तो सेम ही है। CDF का एक्सप्रेस, CDF तुम डिस्क्रीट हो कॉन्टिन्यूअस हो लिखते तो एक जैसे ही हो ना तुम। एक्सप्रेशन यही है लिखने का फॉर्मूला। तुम ये बताओ, जैसे मैं लिखता हूं CDF ऑफ x, वो तो फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यही होता है ना डेफिनेशन। तो वही तो है, ये मैंने कुछ अलग थोड़ी किया है। अब अगर एक्साइज डिस्क्रीट होगा तो वो डिस्क्रीट वाला वहां PM ये CDF यूज होगा। अब ये x डिपेंड करता है क्या है, अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो XR कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लास्ट क्लास में यही CDF मैंने लिखा था, और वहां पे इस CDF से मैंने PMF निकाले थे। अगर आप थे लास्ट क्लास में तो आपको याद होगा CDF से PMF कैसे निकलता है। तो आपको याद होगा हम ऐसे करते थे ना कि प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, क्या कर रहे थे यहाँ पे, CDF एट x माइनस CDF एट x माइनस, और चूंकि डिस्क्रीट है तो x माइनस का मतलब डिस्क्रीट में
लास्ट उसके पिछला वाला जो पॉइंट है रेंज का, मतलब रेंज है 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं निकाल रहा हूँ पीएमएफ 5 पे सीडीएफ को यूज करके, तो सीडीएफ एट 5 माइनस सीडीएफ एट 4, ये मतलब होगा ना डिस्क्रीट में। तो वो लास्ट क्लास में मैंने ये डिराइव किया था यहाँ से, कि मैंने डिराइव किया सीडीएफ का एक्सप्रेशन ये है, और अगर जो सैंपल है x1 x2 xn दे आर आईआईडी डिस्क्रीट, देन पीएमएफ डिराइव किया था मैंने। फिर पीएमएफ से हमने फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ और nth ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ, पहले rth ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ लिखा था। हालांकि rth ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ जैम के सिलेबस में है नहीं, जैम के सिलेबस में सिर्फ पीएमएफ देखना है आपको फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर स्टैट्स का, जो मैंने लास्ट क्लास में देखा था। सर कैसे पता चलेगा सर कि डिस्क्रीट का है या कॉन्टिन्यूअस का है? सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? रेंज आपको देखना है सैंपल, वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा ना। मान लो अगर मुझे दे रखा है x1 x2 xn आईआईडी यूनिफॉर्म 01, तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर वो तो दे रखा होगा ना, कॉन्टिन्यूअस है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा। ये सपोर्ट से दिख जाता है, सपोर्ट अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, सपोर्ट डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सपोर्ट अगर काउंटेबल सेट है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां से तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। अब x1 और xn का पीएमएफ एक बार लिख दीजिए। यस, एक बार डिस्कस कर दीजिए वो। हाँ वो लास्ट क्लास थे ना, आज दिन थे आप लास्ट क्लास में? नहीं कल थे आप, लास्ट टाइम नहीं थे। नहीं सर, ये मतलब उस टाइम का हम नहीं ज्वाइन हुए थे। हाँ सो लास्ट क्लास का एक्चुअली स्लाइड मैंने ग्रुप में नहीं भेजा, आज भेजूंगा। तो उसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था ज्योमेट्रिक के लिए, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसे कुछ खास नहीं है, ये तो पीडीएफ हो गया। क्या होगा प्रोबेबिलिटी, अगर आपको xr इज इक्वल टू x लेना है तो क्या करोगे आप? सो CDF ऑफ xr एट x माइनस CDF ऑफ xr एट x माइनस 1। तो मैं x माइनस 1 क्यों लिख रहा हूं? कि मैं मान रहा हूं रेंज जो है 1 2 3 4 5 इस तरह के केस के लिए बात कर रहा हूं। अब इसमें आप r की जगह 1 रख दो, देखो क्या आता है। तो क्या आएगा भाई, जो लोग लास्ट क्लास में से देख के बताओ, याद है? तो ये हमने डिराइव किया था वहां पे लास्ट टाइम, कि मैं मान रहा हूं इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, तो उसके लिए हमने डिराइव किया था। बोलो भाई, राजा आप थे ना, नोट किया आपने? बताओ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ क्या आया था, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ। था आपने जो हाँ I want to n choose I fx to the power I 1 minus fx to the power n minus I। ये तो सीडीएफ हो गया। पीएमएफ माइनस में होगा कि वो समेशन वो होगा, सिर्फ उधर x की जगह x minus 1 मिट जाएगा, फिर अपने समेशन और उसको मतलब कॉमन ले लिया, फिर ऐसा कर दिया। मतलब मैंने ऐसे ही मतलब ऐसे ही याद किया बस। नहीं, ये तो सीडीएफ है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैट लिख रहा हूँ, अच्छा छोड़ो तुम, हाँ तो हाँ मैंने माइनस में क्या होगा, आपने कॉमन लेके मतलब दोनों बेटा और माइनस में आपने कॉमन लिया था सर। देखो आपने दोनों वैल्यू पुट किए थे। अब ये तो पता है ना आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का सीडीएफ क्या है। सीडीएफ दोनों केस में कॉमन फॉर्मूला है, सीडीएफ का फॉर्मूला कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है कि पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, डिस्क्रीट में तो होगा नहीं, तो डिस्क्रीट पीएमएफ आएगा। तो ये कैसे आएगा? अब आप मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का सीडीएफ का क्या एक्सप्रेशन है, तो उसको यूज कर लो। I want to n नहीं हमने सिंपलीफाई किया था। अभी देखो लिखा है ना हमने 1 माइनस CDF ऑफ x, इसकी पावर n, यही है ना, माइनस फिर इसी को घटाओ तो 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस थिंग -1 माइनस CDF ऑफ x माइनस 1 और इसकी पावर n हो जाएगी। ध्यान से क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? तो फाइनल जो एक्सप्रेशन ये आया एक्चुअली कि 1 माइनस CDF ऑफ x, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने एक एग्जांपल, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ इस पे नहीं डिस्क्रीट का, ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ये था इसकी पावर कितना, n माइनस 1 माइनस, आप लास्ट क्लास का वीडियो देख लो आपको समझ आएगा, और नहीं तो आप क्वेरी पूछोगे क्या है, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। सो ये पीएमएफ है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का, देखो ध्यान से। तो दिस इज द पीएमएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स।
अब ये CDF क्या है, तो जो आपका सैंपल जिस डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया उसका CDF का एक्सप्रेशन देखो वहां से आ जाएगा. सो दिस इज द PMF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. PMF. What is the PMF of nth order statistics? So nth order stats का CDF क्या था? fx का पावर n माइनस Yes. So ये था fx of x, इसकी पावर n लिखा था माइनस fx of x minus 1 इस पूरे की पावर n. This is the PMF of nth order statistics. Okay, better let's discuss one example, है ना, तो उससे I think better हो जाएगा. So अभी मैंने क्या डिराइव किया, अभी मैंने क्या डिराइव किया एक्चुअली. सो मैं एक बार अगर समराइज करूं तो हमने ये देखा है, सीधा मैं अब पॉइंट पे आता हूं. तो पॉइंट पे ये है कि हमने देखा व्हाट इज द PDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. मेनली ये देख लो पहले. सो ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. एक फॉर्म ये है क्या गया, तो इस फॉर्म में याद रखो n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, मेरा सैंपल जो है ऐसा मैं ले रहा हूँ कि लेट x1, x2 and xn they are IID मतलब they are IID distributions having PDF. मैं ये नोटेशन मतलब ये कॉमन PDF है हर रैंडम वेरिएबल का. x1 to xn सबका PDF दिस है एंड CDF आई एम कंसीडरिंग दिस. सो ये CDF सबका यही CDF है तो वो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ से आपने ये ड्राइव किया कि ये कितना आएगा. सो दिस यू विल गेट, यहाँ से आपके पास आया, ठीक है. सो कितना आएगा ये, सो CDF हो गया, CDF ऑफ x इसकी पावर r माइनस 1 एंड 1 माइनस. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, fx ऑफ x इस पूरे की पावर n माइनस r fx ऑफ x. सो ये आपका आ गया rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF. फिर ऐसे ही अब PDF ऑफ आपको जरूरत है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का. सो यू जस्ट डू व्हाट, आप इसमें r की जगह 1 रख दो तो आपको समझ आएगा कि ये है n टाइम. चेक करो r की जगह 1 रखो, जहां जहां r दिख रहा है जस्ट पुट 1. तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पावर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू PDF ऑफ x. व्हाट इज द PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना. सो PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ क्या लिखा होगा, x1 xn, ठीक है. तो यहाँ से आपके पास PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n टाइम CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस 1 इंटू PDF ऑफ x. ये आ गया. PMF ऑफ, ठीक है. तो इससे बेटर बताओ CDF देखा था ना, तो CDF का एक्सप्रेशन कॉमन है. सो जैसे मैं लिखा था CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये लिखा मैंने. तो इसका फॉर्मूला है f ऑफ xr ऑफ x. सो दिस वाज समेशन n चूज I CDF of x this raised to power I 1 minus CDF of x this raised to power n minus I. ये था ना. और I की वैल्यू R2n, ये था. तो स्पेशली ये कॉन्टिन्यूअस के लिए हो गया, ठीक है जी. अब देख लो इसमें कुछ डाउट है तो बताओ. ये एक्चुअली 4 फॉर्मूला हो गया एक्चुअली आपके पास कि rth ऑर्डर स्टैट्स का PDF क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का PDF क्या है, nth ऑर्डर का PDF क्या है और इसका CDF क्या है. अब ये कॉन्टिन्यूअस सैंपल ले रखा है मैंने, कॉन्टिन्यूअस के लिए हो गया. डिस्क्रीट के लिए क्या था, अब मैं डिस्क्रीट के लिए लिखूं तो जी. सो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है. सॉरी, हाँ पानी पिला रहा है.
ठीक है जी। ओके अभी जैसे क्या है, अभी मैं जो डिराइव किया था वो मान लो इंटीजर वैल्यूड के लिए मैं डिराइव किया था एक्चुअली। जैसे अच्छा छोड़ो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसमें मुझे बताओ सीधा सीधा। मान लो लेट x1 x2 अप टू xn, है ना। सो दे आर, सर एक क्वेश्चन ऐसे करना था आपको। कैसे डिस्क्रीट वाला? नहीं एक्चुअली हम इसको मतलब चीज पूछ रहे थे कि कोई मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मतलब उसका एग्जिस्ट करता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। नहीं वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको मेनली डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के लिए देखना है। नहीं सर मतलब जैम के लिए नहीं, पर मतलब हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहे हैं कि वो क्या एग्जिस्ट करता है मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ बिकॉज CDF का एक्सप्रेशन कॉमन है डिस्क्रीट, मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस, तीनों के लिए CDF यू डिफाइन द सिमिलर वे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज सेम फॉर द डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। क्या डिफरेंस आएगा? सो इफ योर सैंपल इज डिस्क्रीट, so here you will use CDF of discrete. If your sample is continuous, you will use CDF of continuous. If your distribution is mixed, so you will use CDF of mixed. No problem. यही आएगा। बाकी इसके हिसाब से ही आपको बाकी आगे अगर ये मिक्स्ड है then it may have mass at a point, in continuous part भी होगा। हाँ मैं एक क्वेश्चन लिखा तो फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा। मान लो ये है दिस इज ज्योमेट्रिक हाफ, कौन सा वाला पीडीएफ? सो लेट मैं पीएमएफ आपको देता हूँ, सॉरी कौन सा वाला पीएमएफ। सो पीएमएफ इज हाफ की पावर एक्स एन एक्स स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना। तो हाँ स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 being, चलो मैं अभी तत्काल x के लिए ही पूछ लेता हूँ, या थोड़ा आसान बना दूं? थोड़ा आसान बनाने के लिए मतलब यू टेल मी द प्रोबेबिलिटी x1 being 1, सिंपल ये आंसर निकालो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ xn being 1, आप ये निकालो। देन इससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। x1 being x and probability of xn being x, तो यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर आएगा। सो व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर? पहले पॉइंट पे चेक करो एंड देन यू फाइंड एट दिस। मान लो अगला पार्ट में लिखूं, सो व्हाट इज द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। So if you are able to answer these questions, इसका मतलब आप डिस्क्रीट में है ना, you can handle। So आप ट्राई करो, 2 मिनट आराम में ट्राई करके देखो पहले, फिर मैं लिख करता हूँ सवाल। और आपके एग्जाम में डिस्क्रीट के लिए जस्ट फर्स्ट एंड nth ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट, मतलब वही एग्जाम में आएगा, बीच का ऑर्डर स्टेटस नहीं आएगा, फर्स्ट और लास्ट यही दोनों ऑर्डर स्टेटस डिस्क्रीट के लिए पढ़ना है। जिनका आंसर है बता सकते हो, अगर आप फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है। सो मैंने कितने पार्ट लिख दिया? 6 पार्ट्स आर देयर। बाइनोमियल हो रहा है। अच्छा नहीं सर बाइनोमियल नहीं है।
सर पहले का समेशन I is equal to 1 to n NCI हाफ पे पावर n ये है। फर्स्ट का हाँ ये आ रहा है जो पी, कौन करना है अच्छा तो मैं लिखता हूँ पहले, फिर मैं ट्राई करता हूँ। समेशन, हाँ I is equal to 1 से n हाँ, NCI सर अच्छा मुझे n फिक्स कर देना चाहिए था, हाँ हाफ टू दी पावर n और हाफ पे पावर n। लेकिन ये पीएमएफ था या सीडीएफ था? ये सर पीएमएफ अच्छा PMF है। ओके ठीक है चलो। नेक्स्ट, एन भी मैं फिक्स कर सकता था, ठीक है अभी ओपन रखते हैं, एन भी है ना फिक्स कर देते हैं इनको 10 5 ऐसे कुछ। तो आप इसका सम भी तो बता सकते हैं। अब इतना जब कैलकुलेशन कर ही रखा आपने, सो हाफ की पावर n बाहर, समेशन n चूज i फ्रॉम 1 to n। आपको ये सम तो आता ही है आप लोगों को। अगर 0 to n होता तो क्या होता? हाँ अगर सम i फ्रॉम 0 to n होता तो आपका सम क्या आता? चेक करो, 2 की पावर n होता। तो एक्स्ट्रा क्या है, मतलब इसको बैलेंस करो, फाइन आंसर बताओ मुझे क्या है। हाँ जैसे ये रहेगा, अगर i आपका 0 to n हो, अगर i आपका 0 to n है, इन दैट केस यू विल गेट 2 की पावर n। तो ये एक्चुअली 1 में से मतलब टोटल घटा दो, एक मिनट 2 की पावर n, हाँ माइनस 2 की पावर n और माइनस 0 रखने पे क्या आएगा, nc 0 क्या होता है 1 ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन मैंने 0 से n कर दिया, 0 एक्स्ट्रा लिया तो घटाऊंगा उसको मैं 0 पे, सो nc 0 घटाऊंगा मैं यहाँ पे, सो 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया फाइनल, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये आंसर है आपका। ओके दिस इज अ फाइनल आंसर। अब ये कैसे आया, तो जो मैं फॉर्मूला लिखाया था उससे कर लेंगे हम डायरेक्ट। अगर याद है आपको उससे कर लो, तो मैं बताता हूँ है ना। तो ओके सेकेंड का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज आंसर फॉर बी पार्ट? सर हाफ पे पावर n माइनस 1 हाफ की पावर n माइनस 1। नहीं ऐसा नहीं होगा। जब सारे 1 हो जाए, अच्छा एक मिनट सही हाँ, तो जस्ट आपकी पावर n ना माइनस क्यों होगा कुछ, आई थिंक देखो सर CDF नहीं है ना, PDF PMF हाँ पीएमएफ पूछा है, माइनस 1 होगा। माइनस 1 भी आएगा। ओके चेक करते हैं चलो। तो माइनस 1 टू दी पावर n मतलब 1 ही होगा। -1 करने का क्या, अगर n ना मान लो तुम्हारा n 10 देता तो तुम्हारा नेगेटिव आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके ठीक है, बाकी इसका एक्सप्रेशन बताओ। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम है ना फिर चला जाएगा। तो आज इसको ऑर्डर स्टैट्स एटलीस्ट आज कंप्लीट हो जाए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखूंगा अभी, देन आप लोग अभी असाइनमेंट है ना वो एस्टिमेशन वाला है ना, सैम्पलिंग का असाइनमेंट तो है, ट्राई करो जरा देखो। नहीं तो बुक से सिंपली पूछना हो तो तुम कोई भी बुक उठाओ, ऑर्डर स्टैट्स टॉपिक देखो, लेकिन सिलेबस के साथ, क्योंकि बुक से बहुत एक्स्ट्रा भी है, तो आपको देखना है सिलेबस में क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर लो, देख लो बेस्ट। तो
देखो मैं सॉल्व करता हूँ इधर अगले पेज पे। तो मैंने आपसे ये कहा है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी है। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स के सीडीएफ का लिखा था ना, अभी मैंने फॉर्मूला भी लिखा था फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का सीडीएफ का। ये क्या आया था, अगर कोई इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल है ना सपोर्ट है, मान लो यही पे है जैसे 1 2 3 इस तरह से, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। तो ये था 1 माइनस सी डी एफ एट एक्स माइनस 1 इसकी पावर n माइनस 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स की पावर n। ये था सी डी एफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अरे ये पी एम एफ था ना, ये तो पी एम एफ लिखा था मैंने, ये सुनो ये अब अगर चेक कर लो कैलकुलेशन चेक कर लो मैं कई बार। सो ये आई थिंक मैंने इसका पीएमएफ डिराइव किया था मैंने डिस्क्रीट में, तो ये डिस्क्रीट का पीएमएफ है ये। और जब मैं nth ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ डिराइव किया था, ये लास्ट क्लास में डिराइव किया था, आज भी लिखा हूँ शुरू में। सो ये होगा fx एट x इसकी पावर n, fx एट x इसकी पावर n माइनस सॉरी मतलब यहाँ x माइनस 1 क्या करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा इसकी पावर n। ये बिल्कुल वही लॉजिक चल रहा है, अगर आप देख इसके पीछे की स्टोरी समझो तो मैं वो यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला। आपको याद है कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट x, सो सी डी एफ एट x माइनस सी डी एफ एट x माइनस, मैं ये वाला लॉजिक यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो डिस्क्रीट में x माइनस का मतलब एक उसके पीछे वाला पॉइंट, ये चीज है। अब जरा इसी लॉजिक को लगाओ जो मैं बोल रहा था। तो अब देखो, आप जैसे पहला पार्ट मेरा है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स शुड बी व्हाट 1 है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स शुड बी 1। तो आप जहां 1 से 1 रख दो, तो क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ आप सोच रहे हो ये 0 पे क्या होगा। तो आपको सीडीएफ का नोटेशन का आइडिया है ना, सीडीएफ में क्या होता है, अगर सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, मान लो ये यहाँ सपोर्ट मेरा 1 से स्टार्ट है, तो व्हाट इज द सीडीएफ, या मैं सिंपली आपको ये समझा दूं कि x इज ज्योमेट्रिक हाफ है ना, तो इसका सीडीएफ में लिखता हूँ। सीडीएफ का एक्सप्रेशन क्या आता है आप निकाल सकते हैं। तो ये 0 होगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यस और नो, x लेस देन 1। जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, और मान लो जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका एक्सप्रेशन याद है किसी को क्या होता है, ज्योमेट्रिक p के लिए बताओ मुझे, इस पीएमएफ के लिए लास्ट क्लास में लिखाया था मैंने आई थिंक। सर 1 माइनस क्यू पे पावर x। हाँ 1 माइनस क्यू की पावर, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखाए थे वो ये था क्यू पे पावर x। हाँ, तो ये मोर देन है, सो 1 माइनस क्यू की पावर x ना, ये था 1 माइनस क्यू की पावर x था। देखो मुश्किल नहीं है, अगर जब प्रूफ करना हो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x ना, एट 1 प्लस एट 2 प्लस एट 3 अप टू एट x, सम कर लो ज्योमेट्रिक से, मतलब जीपी से सम आ जाएगा, तो वही आएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ कहना ही चाहता हूँ, जब तुम इसमें देखो ध्यान से, जब तुम x को, आपका स्मॉल x 1 है, तो आपको लग रहा होगा व्हाट इज सीडीएफ एट 0, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, मतलब 1 माइनस CDF of x at 0 power n minus 1 minus CDF at 1 at power, ये बन गया ना, चेक कर लो इस फॉर्मूले से। तो अब क्या बना, 1 माइनस 0 मतलब ये तो 1 ही हो गया, सो दिस इज 1 माइनस, अब 1 माइनस आपका Q कितना है, CDF at 1, क्या लिखूं इसको, तो वहां से जब CDF एट 1 करो तो 1 माइनस क्यू जो कि P हो गया, तो ये खुद ही 1 माइनस क्यू की पावर n हो गया एट द एंड, तो 1 माइनस हाफ की पावर n हो गया ये। तो चेक कर लो भाई। दूसरा पार्ट हमने कहा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है, तो इसमें जहां x है वहां 1 रखो जरा, तो फिर से CDF एट 1 इसकी पावर n माइनस CDF एट 0 इस पूरे की पावर n। तो जब x लेस देन 1 होगा तो वैल्यू 0 रहेगी, सो दिस प्रोबेबिलिटी दिस इज 0, इसलिए मैं कह रहा था। और CDF एट 1, CDF एट 1 तो 1 माइनस क्यू की पावर 1 p की पावर n, तो ये हाफ की पावर n आएगी, चेक करो
ये 0 है, -0 ये 0 है। आप वो देखो CDF क्योंकि सपोर्ट से पहले कैसे मास आ जाएगा, तो हाफ की पावर n आ गया आपका ये। किसी को डाउट है एक बार देख लीजिए ए और बी पार्ट में, बताइए इसमें डाउट है तो। इसका दूसरा तरीका भी था, इसको मैं अगर लिखता तो वैसे भी सोच सकता था मैं, पता है आपको। ये कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn 1 है और ये सब IID है, तो n नंबर का मैक्सिमम 1 कब होगा, सब तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, each has to be 1 ना, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। each has to be 1, एक इसे सोच सकते थे हम कि मैक्सिमम सबका 1 है और सपोर्ट तो 1 से ही स्टार्ट है, तो 1 से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब सबकी वैल्यू 1 है तो ही मैक्सिमम 1 आ रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी x1 इज 1 और इस पूरे की पावर n हो गई, तो हाफ की पावर n हो गई। तो ऐसे भी सोच सकते थे हम लोग। वहाँ थोड़ा दिक्कत ये होगा क्योंकि मिनिमम 1 है तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मतलब बाकी कुछ भी हो सकता है। ओके और आपको अगर ऐसे यूज करने में दिक्कत आ रही हो तो आप CDF के हेल्प से करो। तो आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर का CDF, ये CDF कॉमन है चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, ये कॉमन फॉर्मूला है। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला, दिस मतलब चाहे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड कुछ भी हो, कॉमन फॉर्मूला है ये। सो आप इसके हेल्प से कर लिया करो वैसे होते। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन था कि मैं इसी पे कर लेता कैलकुलेट, है ना, तो उसके लिए CDF और टेक्स्ट चाहिए, तो इससे कर लो। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन, मैंने अगला पार्ट ही पूछा था ना, देखो यहाँ से तो वो आंसर CD पार्ट यहाँ से आ गया, CD पार्ट का फॉर्मूला ही लिख दिया मैंने। अब इसके जगह आप यहाँ से फॉर्मूला उठा लो, CDF of x is 1 minus q की पावर x when x more than equal to 1, 1 minus q की पावर x, ये हो जाएगा। तो ये यूज करना आपको उसके जगह, तो वहां से आ जाएगा। ये जो पहला दूसरा पार्ट तो मैंने यहाँ लिख दिया और तीसरा जो फॉर्मूला ही है, पांचवा छठा भी फॉर्मूला ही है, यही तो है, ये देखो यही तो है वो। अब क्या आएगा आगे, तुम कहोगे लिख के दिखाओ, कोई बात नहीं, 1 माइनस 1 माइनस और ये fx कुछ और नहीं आपका, q की पावर x और इस पूरे की पावर n है, यही तो है। इस तरीके से जहाँ x हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 1, ये क्या है, सो 1 माइनस q की पावर x होल पावर n, यही आंसर है उसका। q क्या है आपका, हाफ है, तो आपके क्वेश्चन में ये q हाफ है, तो हाफ की पावर x कर लो, ठीक है। सो ये 1 माइनस हाफ की पावर x और इस पूरे की पावर n है, ये आंसर है। अब एग्जाम में क्या होगा, n को मैं 5 दे दिया, मान लो बोलता है रैंडम सैंपल है साइज 5 का, तो n को 5 रख दो, p हाफ दे ही रखा है मैंने तो हाफ रख दो आप उस तरह से। और अगर इसमें जैसे मान लो मैं पूछ लिया आपसे, सपोज ऐसे ही पूछ लेता CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट 1, तो मान लो यहाँ 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस q और 1 माइनस, एक तो 3 बार 1 माइनस चल रहा है नहीं, तो कहाँ तक लिखना पड़ेगा मुझे। सो एक तो पहला 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है ना, देख लो। अब तुम्हारा मैं उसको q इसको कर देता हूँ, ठीक है, और इस ब्रैकेट की पावर n है, तो फाइनली कहने का मतलब क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके q की पावर n। अगर मैं आपसे ये पूछ लिया होता कि CDF फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स 1 पे बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ nth ऑर्डर स्टैट्स का CDF 1 पे बताओ, तो आप यहाँ x को 1 रख दो, तो यहाँ से लास्ट लिखता हूँ सीधा मैं, सो 1 माइनस, ठीक है, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस q, x को 1 रख दिया, पावर n मतलब p की पावर n, ये हो गया। अब जो भी आपके क्वेश्चन के टर्म्स में बात करें तो 1 माइनस 1/2 की पावर n और ये 1/2 की पावर n। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, PMF भी वही आया, CDF भी वही आया, क्योंकि ये सपोर्ट का पहला पॉइंट ही है, जो उस पॉइंट पे मास है वही। अगर 2 लिखता मैं यहाँ पे तो 1 और 2 वाला ऐड होके आता, है ना, क्योंकि मैं CDF 1 पे लिया ना, 1 पहला पॉइंट ही है सपोर्ट का, तो उस पॉइंट पे मास और उस पॉइंट पे CDF सेम ही रहेगा, ये भी पहला पॉइंट है, तो इसीलिए सेम आ रहा है। अगर मैं 2 पे पूछा होता ना, तो यहाँ मुझे क्या करना होता कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स 1 या 2 होने की दोनों का सम करना पड़ेगा, मतलब वहां से फिर 2 आ जाएगा।
ओके सो अभी कुछ क्वेरी है तो पूछो आप, एक बार मैंने फॉर्मूला तो बता ही दिए। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द सीडीएफ, ये तो सीडीएफ का एक्सप्रेशन है, सब में कॉमन है। तो मेनली फॉर्मूला यहाँ आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। और डिस्क्रीट के लिए बात करोगे तो ये तुम्हारे पास ये तो कॉन्टिन्यूअस का हो गया, और यहाँ हमने डिस्क्रीट का लिखा है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट का पीएमएफ है। सीडीएफ इज कॉमन टू ऑल, दिस इज कॉमन एक्सप्रेशन फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, और जो भी मन में क्वेश्चन है पूछो, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना क्लियर। ये क्लियर हो गया ना सबका, मैंने आगे कर दिए सॉल्व। सो ये एक बार देख लो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। सो द क्वेश्चन इज let PDF of x is 1 by x square when x is more than equal to 1, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो अदरवाइज, ठीक है, एंड जीरो अदरवाइज। तो ऑप्शन पहला ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये बताइए मुझे आप। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ, तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ सर ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हुआ था, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन करना नहीं था मुझसे। अभी करते हैं, एग्जाम में आते हैं इस तरह क्वेश्चंस। यस, मतलब व्हाट इज वेरिएंस ऑफ सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी है तो मीडियन ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, ठीक। मोड ऑफ फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है बताइए जरा। जैसे इस तरह क्वेश्चन 2023 में भी आए ना, 2023 के एग्जाम में भी आए हैं, 2023 में। ट्राई करोगे या मैं शुरू करूं? हिंट बस ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, यू नो द पीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बस इतना ही यूज करना है आपको। दिस यू नो ऑलरेडी, आप ये यूज करो, पहले पीडीएफ निकालो फिर बाकी काम होगा। सो यू ऑलरेडी नो, ये हिंट है। और ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए, मतलब ये ऑप्शंस मैंने खुद ही बनाए, पीडीएफ मैंने देखा है। तो ये पीडीएफ 2023 में भी आ चुका है, यही पीडीएफ है 2023 के क्वेश्चन में। मैंने ये अपने मर्जी से ऑप्शंस बनाए हैं, तो तरह से सो यूज दिस पीडीएफ। आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, पहले सबका पीडीएफ निकालो। अब पीडीएफ निकल गया, तुम्हारे पास एक नया रैंडम वेरिएबल आ गया, उसका पीडीएफ आ गया। अब जब मुझे किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ पता है तो क्या मैं बाकी चीजें नहीं बता सकता हूँ? मीन सब निकाल लेंगे हम, ट्राई करके देखो। हाँ, मीन में जो होता है x5 इनटू जो पीडीएफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 उसमें क्या होगा? x है वो। तुम्हें अगर दिक्कत हो रहा हो तो x5 को नया नाम दे दो, y नाम दे दो। तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको y बोल दो। बाय डेफिनेशन क्या होगा? y टाइम पीडीएफ ऑफ y dy। ओह अच्छा, and y is your fifth order statistics, so what is pdf of y, यहां से आ जाएगा। तो इसमें n तुम्हारा सैंपल साइज मैं दे देता हूँ, एक मिनट, n के टर्म में मत करो, मैं सैंपल साइज भी फिक्स कर देता हूँ। तो मान लो सैंपल साइज तुम्हारा मैं 5 ही ले लेता हूँ, कितना ले लो? 5 ले लो, चलो यू हैव सैंपल साइज 5, यही ले लो। मतलब सैंपल साइज फिक्स कर दिया क्योंकि वो n के टर्म में आएगा, तो आप यूज करो n की वैल्यू 5 यूज करो। फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब 5 है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है फॉर्मूला। तो फिफ्थ ऑर्डर स्टैट्स का तो डायरेक्टली करोगे तो आएगा n, और तो लास्ट हो गया ये तो वही। यस हाँ, ये n लास्ट ऑर्डर स्टैट्स हो गया ये तो इजीली। तो आपका ये ना पीडीएफ, तो ये हो गया, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 into, अब आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए, उसका सीडीएफ निकालना पड़ेगा आपको। तो इस तरह n4 हो गया। अब ये सीडीएफ देखिए क्या है आपका। सो उस तरीके, हाँ ये लास्ट, अब ट्राई करना इजी हो जाएगा। n मैंने फिक्स कर दिया, एग्जाम में फिक्स्ड एक्चुअली
एग्जाम में n का टर्म नहीं आएगा, n बता देगा सैंपल साइज 4 का है, 3 का है, 2 का है। लेकिन उसमें x रहता है ना यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स आप अगर उससे करते हैं ठीक है। सो यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस एक्स फिर x की पावर ना ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे आप जो पीडीएफ होता है 1 माइनस एक्स फिर x, मतलब अगर तुम पीडीएफ याद करो तो जो फर्स्ट काइंड का पीडीएफ था, एक बार मैच करना आप लोग है ना, तो इसमें ये था कि 1 अपॉन बीटा एक्स कॉमा मतलब अल्फा कॉमा बीटा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1, ये था ना। हाँ तो ये वाला है एक्चुअली, और वहाँ x की जगह 1/x है। करवा दीजिए ना पूरा। क्या क्या? तो EX5 जो है ना वो करवा दीजिए ना। हाँ देखो ये मैंने क्वेश्चन ऐसे रैंडमली लिख दिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो, प्रोसेस समझ आया ना तुम्हें करना क्या है। हाँ मतलब PDF पूरा आया था क्या है -1 by x to the power ये चेक करो ये आया कि नहीं आया, ये आ रहा होगा ना। नहीं मेरा भी ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? पीडीएफ फिफ्थ ऑर्डर स्टैट्स का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब fx कैपिटल fx स्मॉल एफ एक्स पूछ रहा हूँ मैं। ना वो नहीं बोल रहा मैं, कैपिटल fx का बोल। उसको 1 से x तक इंटीग्रेट कर दो। हाँ x तक इंटीग्रेट ही करती है। मतलब चलो एक बार फिर से देखते हो, तो जो मेरा मैंने पीडीएफ लिखा हुआ है दिस इज 1/x² व्हेन x बिटवीन मोर देन इक्वल टू 1 0 अदरवाइज ओके। तो आप सीडीएफ की बात कर रहे हो, तो सीडीएफ हो गया 1 से x 1/x² dx, तो 1 माइनस 1/x ठीक है। अब यहाँ से जैसे मुझे फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ चाहिए, तो ये nth ऑर्डर स्टैट्स है, इसका फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला होता है n CDF की पावर n-1 इनटू पीडीएफ, ये फॉर्मूला है ठीक मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, सॉरी सर हो गया है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अप्रोच क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन चूंकि मैंने बनाए हैं, तो होता क्या जब कोई क्वेश्चन बनाता है ना कोई भी, पहले उसको सॉल्व करके देखता है, एग्जाम में बनते हैं तो मैं तो ऐसे लिख दिया बिना सॉल्व किए। तो देखना पड़ेगा कैलकुलेशन कैसा है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता है क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, मतलब लाइक अप्रोच पता है करना कैसे। अगर कोई और क्वेश्चन होगा, सिमिलर चीजें पूछी जा रही होंगी जहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो, तो कैसे करना है ये पता होना चाहिए, कैसे कर सॉल्व करना है एक्चुअली। तो ये हो सकता है डिफिकल्ट बन रहा हो। सो दिस व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1। अच्छा आप बीटा उटा जो बना रहे थे ना, वहां भी दिक्कत ये है कि बीटा बनाने के लिए सपोर्ट क्या होगा, बीटा का सपोर्ट तो एक फर्स्ट काइंड में 0 to 1 होता है और सेकंड काइंड में 0 से इंफिनिटी होता है। तो दिक्कत है, बीटा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि बीटा ये तब बनता है जब सपोर्ट भी मैच करे, तो सपोर्ट तो मैच करेगा ही नहीं। तो सपोर्ट मैच कर सकता है, उसके लिए आप क्या करो, इसमें वो x-1 को कुछ नया नाम दे दो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो उससे होगा फिर। अदरवाइज आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो सिंपल, तो आप मतलब सिंपल मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर मेन चाहिए था x5 का, तो वी नो द कॉन्सेप्ट एक्चुअली x टाइम पीडीएफ ऑफ दिस। सो अब इंटीग्रेशन यहाँ वाले नहीं होगा, मुझे वो टेंशन नहीं होगा कि नहीं होगा, बट मुझे ये है कि मैं सॉल्व, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ कैलकुलेशन इजी होगा एग्जाम में, तो क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा, वो चीजें हैं। अब यहाँ पे होता है ऐसा होगा जो इजीली कैलकुलेशन कर लूँ, मतलब रैंडमली लिख दिया तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है ये। सो 5x-1 की पावर 4 अपॉन x की पावर 5 हो गई dx। अब ये चेक करो आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो इस तरह क्वेश्चन। हाँ वो आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्सिस्ट। हाँ x की पावर 4 बाद है तो 1/x बचेगी, ठीक है, तो 1/x को मतलब डाइवर्जन हो गया ना, तो 5 हो गया तुम्हारा 1 माइनस 1/x, इसकी पावर 4, तो यहाँ x की पावर 5। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट, इसको अगर तुम t बोलोगे तो 1/x² बचना चाहिए। नहीं अगर x की पावर 4 से x को काट दो नीचे में होगा, ठीक x बचेगा, तो 1 से इंफिनिटी, ये भी तो है। मतलब
और इसको अगर कुछ सीरीज के हिसाब से भी डाइवर्जेंट हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट में। अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो? हाँ, जैसे लिमिट एक्सटेंशन के बदले शुरू तो लिमिट 1 आ जाएगी, फाइनाइट है। अगर bn को हम 1/x ले लें तो लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो 1/x डाइवर्जेंट है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। x टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे तुम्हारा क्या लिमिट आ रहा है इसका? तो हम जैसे इसको an मान लिया और bn को 1/x मानते हैं। हाँ ठीक है, an/bn। हाँ तो 5 into 1 minus 1/x की पावर 4 होगा। हाँ और उसके बाद जब लिमिट आ रही है तो 5 आएगी, हाँ जो कि फाइनाइट नंबर है। हाँ तो both series converges or diverges together, हाँ। तो 1/x के डाइवर्जेंट है ना। ओके, तो तुम वो एक्चुअली इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हो। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो है तो उससे भी सोच सकते हो, ठीक है। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या था कि लाइक हाँ ठीक है, दैट इज फाइन। तो आगे आपको देखना है कि आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो इम्प्रॉपर जो सीरीज के रूल्स होते हैं वही कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के भी रूल हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है कि मान लीजिए जैसे बता रहा ना कि fx/gx है और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये l आया जो कि फाइनाइट है, तो जैसे सीक्वेंस सीरीज में रेशियो वो जो होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो अगर हाँ कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है ना। सो l नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो क्या होता है कि बोथ कन्वर्जन डाइवर्जेंट हुए थे। यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन fx एंड इंटीग्रेशन gx बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। कन्वर्ज मतलब इन आंसर फाइनाइट आएगी, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि gx आप 1/x लो इसमें, तो ये मान लो आपका इंटीग्रेशन कोई fx टाइप का है। अभी मान लो इस तरह से fx टाइप का है या कुछ नया फंक्शन ले लो, है ना। मान लो g है ये और एक hx ले लो यहाँ पे, तो मैं इसको है ना कोई भी gx/hx, तो ठीक है। उसमें से तो हम लोग फाइनाइट का एग्जिस्टेंस का बात कर सकते हैं, उसमें थोड़ी क्या लिमिट निकल सकता है। एग्जैक्ट आंसर नहीं, वो देख सकते हो आंसर आएगा कि मतलब हाँ फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, वो चेक कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो और जो आंसर आया था जो 3/8, नहीं उनका थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, क्योंकि 1/x की जगह यहाँ 1/x है, तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि x होता तो इजीली बीटा बन जाता, लेकिन 1/x है इसलिए नहीं बनेगा बीटा में। 1/x जगह x होता तब बनता, वो तब वो आंसर आता, उस तरह का आंसर। x - 1 को अगर 2 ले लोगे ना तो हाँ। वो भी वो मतलब उस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें x - 1 को वो कर लो, सब्स्टिट्यूशन करके वो कर लो, फिर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ऊपर होगा 2 की पावर 4 और नीचे हो जाएगा 1 + x पावर 5, 2 की पावर 5 ये आ जाएगा। तो ये बीटा सेकंड काइंड टाइप का बन गया ना। हाँ, और नीचे वाला अगर तोड़ेंगे तो 5 को 4 + 1 से तोड़ेंगे, तो लेकिन कुछ टाइप नहीं। सभी डिफाइन होता है जब बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ये होता है ना, आई थिंक हाँ, 1 + x अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा सेकंड काइंड का पीडीएफ लिख रहा हूँ, है ना। या मैं ऐसे लिख दूं कि सीधा कि दिस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी इज बीटा अल्फा बीटा, जब अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0, ये होता है ना। हाँ, और इसका एक्सपेक्टेशन में बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जो आता है अल्फा बाई बीटा माइनस 1। अच्छा, वो जो फॉर्मूला तुम लगा रहे हो, हाँ। सो एक्सपेक्टेशन हाँ, एक्सपेक्टेशन अल्फा बाई बीटा माइनस 1, हाँ, तो बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है। so this exists when beta is more than 1, ठीक है। हाँ, तो ये वो वहाँ से भी करना तो इसकी आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने मतलब इसके आंसर फाइनाइट नहीं आएगा। तो इस तरीके से तो मतलब देखो
एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे लिखना काफी टाइम लग गया, तो मेरा लिखने का पर्पस है था आंसर क्या आएगा, लिखने का पर्पस है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जहाँ इजी कर, यहाँ कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बना दिया ऐसे, कई बार खुद से बनाते तो पढ़ान क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो वैसा है। लेकिन इस तरह के कुछ आसान सा अगर पीडीएफ दूं आपको मैं, जैसे यूनिफॉर्म का पीडीएफ दे देता तो इजीली आप कर पाते बाकी चीजें, क्योंकि वो सब बीटा में ही कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। तो आप अगर यूनिफॉर्म का मैं पीडीएफ, यही क्वेश्चन में अगर सेम क्वेश्चन लिखूं यूनिफॉर्म के लिए तो कितना आसानी से नहीं बता देंगे। मान लो सेम ही क्वेश्चन अगर लिखता हूं मैं कि लेट एक आसान सा पीडीएफ लिख दूं मैं यूनिफॉर्म 01 और वही सेम चीज आपसे पूछूं मैं, तो अब कितना आसान नहीं हो जाएगा कि मीन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फिर मीडियन ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से मान लो फोर्थ था मोड ऑफ। तो जो भी एग्जाम में पेपर बनते हैं पहले वो सॉल्व करते हैं खुद ही, उसके बाद है ना क्वेश्चन रखते हैं। तो मैं सॉल्व किया नहीं, अगर ये क्वेश्चन देता तो और आसान हो गया कि मान लो तुम्हारे पास जो सैंपल है, सो xi जो है दे आर IID दिस फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 5, मान लो सैंपल साइज 5 का है, तो अब तो आसान हो गया ये क्वेश्चन कि मुझे पता है कि x5 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, बीटा विथ पैरामीटर कितना 5,1, x2 is बीटा विथ पैरामीटर 2,4, ठीक है ना। सो मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूँ वो आप जानते हो ऑलरेडी, कि जो एक्स आर होगा दैट इज बीटा आर कॉमा एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से सो x3 बीटा फर्स्ट काइंड 3,3 आ जाएगा, x4 बीटा 4,2 आ गया। अब बाकी सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो इजीली, अब रिजल्ट भी होगा ऐसे डायरेक्टली, ठीक है ना। तो जैसे मीन चाहिए बीटा का तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 5/6 ये आ जाएगा। वेरिएंस x2 का चाहिए तो बीटा 24 है, तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा अपॉन, है ना, इस तरीके से। सो 2 इंटू 4 अपॉन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर था आई थिंक, नहीं, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 7, सो यहाँ से आ गया 8/36 इंटू 7, इस तरह से आ जाएगा। मीडियन ऑफ x3, अब देखो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या ये सिमेट्रिक है, या मीडियन क्या कैसे निकालोगे, CDF निकाल के फिर इक्वल टू हाफ रखना पड़ेगा, है ना। सो इसके लिए ये है कि CDF ऑफ x3 निकालो, एक तो ये भी कर सकते हो CDF ऑफ x3 इज इक्वल टू हाफ, सो यहां से आ जाएगा। और मोड के देखो पीडी कब मैक्सिमम होगा, वो फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में इसका PDF कब मैक्सिमम होगा, तो वो देखना पड़ेगा आपको सॉल्व करके। तो इस तरह मैं बोल रहा हूँ कि बस एक PDF लिख दिया तो आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एक्चुअली। तो उसमें के कुछ दिख नहीं रहा, नक्शा आ रहा है, दिख नहीं रहा, बाकी लोग क्यों नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा है ठीक है ना। सब जैसा लग रहा है। देखो ध्यान से, तो x1 x2 xn be the order statistics corresponding to a random sample of size 9, तो यहाँ n की वैल्यू 9 दिया। अब समझो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, from uniform 01, so each xi is uniform 01, okay, कह रहा है which of the following statement is not true, चलो जरा ध्यान से देखो, तो बोल रहा है mode of x5 is half, तो पहले तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा। अच्छा सारे ऑप्शन फिफ्थ ऑर्डर स्टैट्स के लिए है, तो फिफ्थ ऑर्डर स्टैट्स का बताइए जी, फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, 5,5 हाँ, तो बीटा 5, अच्छा बीटा में जो दोनों सेम रहता है तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, जब बीटा में दोनों सेम, जैसे थर्ड ऑर्डर स्टैट्स है तो थर्ड ऑर्डर स्टैट्स के लिए मीडियन तो हाफ आ जाएगा, यहाँ हाफ आ रहा है क्या, यहाँ से इक्वल है ना, तो वो हाफ पे मैक्सिमम होगा एक्चुअली, तो यहाँ तो हाफ आएगा क्या, हाँ इक्वल है ना, तो वो हाफ पे ही मैक्सिमम आंसर देगा। मतलब बीटा अल्फा अल्फा मतलब दोनों पैरामीटर इक्वल है, तो उस केस में
आपका जो आंसर आएगा वो हाफ पे मैक्सिमम होगा वो पीडीएफ। सर हाँ फॉर्मूला देखना है सर नोट का। ये सही फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? ये फॉर्मूला बुक से, एक्चुअली ये ऑनलाइन में चेक किया था तो गूगल में मुझे दिखा रहा था, अभी पता नहीं सही गलत है वो तो मैं उठा लिया, प्रूफ करके देखना पड़ेगा। मतलब ये मोड निकालने का फॉर्मूला मतलब बीटा केस में तुम्हें इस पे ट्रस्ट नहीं करना, तुम्हें देखना है समहाउ कि वो पीडीएफ मैक्सिमम, हमें डेफिनेशन से जाना है। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान दो, x5 मेरा क्या है, ये आ गया। अगर मैं इसका पीडीएफ लिख के दिखाऊं तुम्हें, सो क्या आएगा, 1/β 5,5 x की पावर क्या लिखूं, 4 और 1 माइनस x की पावर कितना, 4। अब तुम खुद देखो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ना, इसमें तुम अगर कैलकुलेट भी करना चाहो तो यहाँ मीन निकाल सकते हो ना इसका, तो मीन निकाल के देखो। एक्चुअली क्या है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ। एक्चुअली इसका मीन कितना आएगा, हाफ ही आएगा ना। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ। और यहाँ भी एक्चुअली ये मेरा आंसर जो था ना, ये 3 वाला, सो x3 था और x3 का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 3, ठीक है ना, देख लो। तो एक्चुअली इसका मीन मीडियन मोड तीनों हाफ आएगा इस केस में। सो यहां भी दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ होगा। चेक करो, ये जो x5 है ना, कैसे पता चलेगा, अब देखो हाफ रखो, पहली बात हाफ से थोड़ा आगे नंबर, मतलब हाफ प्लस के और हाफ माइनस के, उसमें पीडीएफ सेम होगा। मैं ऐसा क्यों क्लेम कर रहा हूं, आप ध्यान दो, डेफिनेशन यूज करो, हाफ प्लस के और हाफ माइनस के, इन दोनों पे ये सेम रहेगा, चाहे आप के कुछ भी ले लो। चेक करके देखो आप, तो ये हाफ के अराउंड सिमेट्रिक है, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है हाफ के अराउंड, तो उसकी मीन मीडियन मोड तीनों यहाँ इक्वल रहेगा, कॉन्टिन्यूअस है ये। तो ये हाफ पे ही यहाँ पे हमारे पास, तो आंसर हमारा ये हो गया। ये ट्रू स्टेटमेंट पूछा कौन सा फॉल्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट ये फॉल्स है, तो ऑप्शन ट्रू है, बाकी स्टेटमेंट ट्रू था। सो चेक करो। अब अगर मैं फिर भी कैलकुलेट करूं, मीडियन और मोड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं बता दीजिए। नहीं, एक थ्योरम है कि x अगर सिमेट्रिक है, x इज सिमेट्रिक अबाउट, मान लीजिए म्यू या k, देन k जो है वही मीन होगा, वही मीडियन होगा और वही मोड होगा। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि मोड एक ही यूनिक मोड होना चाहिए, यूनिक मोड एग्जिस्ट करेगा, तो ये k ही मीन मीडियन तीनों इक्वल रहेगा। तो इसीलिए मीन मीडियन मोड तीनों हाफ 1/2.5 ही है। ये थ्योरम लिख रहा हूं मैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन k के आउट सिमेट्रिक है, तो देन उसका मीन मीडियन मोड k ही होगा। सर जी सर इधर अगर x 11 देता तब क्या 6 में उसका हाफ हो जाता? x 11, हाँ तो 6, ये दोनों इक्वल रहना चाहिए ना, ये पीडीएफ पावर इक्वल है। यस यस, हाँ सर बोलिए आ रहा है। एनीवे मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x9, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में डिस्कशन करें। सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x9, 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, बीटा 9,1। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 माइनस x9, आपको पता है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा अल्फा बीटा है, तो 1 माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा ये x 1/x इंटरचेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा बीटा 1,9। अब इसका रेशियो क्या होता है दो बीटा का, कट जाएगा, एक होगा, क्या सिमेट्रिक होता है? तो अरे यहाँ ऐसा नहीं चलता कि डिस्ट्रीब्यूशन काट दोगे, फॉलो नहीं होता हैं? मतलब अरे आपने लिखा ना बीटा mn इक्वल टू बीटा nm। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि x has distribution बीटा अल्फा कॉमा बीटा, ये बीटा mn, then 1 minus x has distribution बीटा nm।
हाँ, अब इसका रेशियो का मीन क्या आएगा? तो देखो, अब मान लो तुम्हें इससे नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? अगर मुझे करना ही पड़ा सॉल्व तो मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 1 माइनस 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो बाय डेफिनेशन चले जाएंगे x अपॉन 1 माइनस x पीडीएफ ऑफ 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x dx। x कहां से कहां तक? 0 से 1। अब ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है, x अपॉन 1 माइनस x, और 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है जी? पीडीएफ है 1 बाई बीटा 9,1, ये ना जी, x की पावर कितना? क्या था यहाँ पे? 9,1 ना, 9,1 ना, हाँ, तो 8 और 1 माइनस x की पावर 0, यही ना। तो फाइनली अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करना है, देख लो अब। सो कितना हो गया टोटल? कि ऊपर आ गया x की पावर 9 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स dx, उसी लॉजिक से जो बता रहा था ना वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे और बचा 1 बाई बीटा 9, बीटा 9,1। अब देखो ये फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा? हैं? फाइनाइट आ गया तो सर कैसे? डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा? तो इसने पूछा क्या था, ऑप्शन क्या पूछा था कि दिस इज फाइनाइट, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, दिस इज इनफाइनाइट होना चाहिए। देखो जरा डिवाइड कर भी दो फिर भी वो पता है तुम्हें क्या फॉर्म बना रहा है? देखो ध्यान से, ये है 1 अपॉन बीटा 9,1 और ये तुम्हारा 0 1 1 माइनस एक्स की पावर -1 और x की पावर 9 dx है भाई। तो यहां अगर तुम फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगी? इसको 2 माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0 माइनस 1। तो ये किसका पीडीएफ है? मतलब ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा बीटा कितना 0,10, मतलब अलग लिख नहीं सकते, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए इनफाइनाइट आएगा, ये फाइनाइट नहीं आएगा। दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये पीडीएफ तो बीटा के फॉर्म का ही है, लेकिन बीटा अल्फा कॉमा बीटा या बीटा m कॉमा n पैरामीटर है, तो m शुड बी मोर देन 0, n शुड बी मोर देन 0, बट यहाँ m के प्लेस पे 0 ही है, तो इसीलिए इसका आंसर इन्फिनिटी आएगी। तो ये दूसरा अप्रोच बता दिया मैंने कि हाउ टू कैलकुलेट, तो ये इन्फिनिटी आएगी। तो क्यों इन्फिनिटी आएगी? क्योंकि यहाँ पे बीटा mn में m शुड बी मोर देन 0, n शुड बी मोर देन 0, बट ये जो फॉर्म बना रहा है ना वहां m की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई इंटीग्रल इनफिनाइट आएगी, क्योंकि दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट इफ m इज मोर देन 0, n इज मोर देन 0, तभी एग्जिस्ट करेगी। क्या होता है वो mn का, हम क्या लिख रहे हैं? तो ये वाला मैं बात कर रहा हूँ कि 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, तो मतलब 10,0 कर दो, कोई बात नहीं। सो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, तो इसका आंसर क्या आता है? बीटा फंक्शन m कॉमा n, यही ना, ये है। x यहाँ पहले है, कोई बात नहीं, स्टिल दिस विल नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ये 0 आ गया। तो ये कब एग्जिस्ट करती है? जब m हैज टू बी मोर देन 0, n हैज टू बी मोर देन 0। इज इट फाइन? तो तुम चाहो तो ट्राई कर लो, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, अभी और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो अभी हमने आज हालांकि ज्यादा टाइम क्वेश्चन में है ना, हमने वो कर दिया। हाँ सर वो जस्ट लाइक जी, उसमें जो इंटीग्रल है, हाँ वहाँ पे तो जैसे x इक्वल्स टू 1 पे वो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी जो है यस, इसीलिए डिफाइन है सर। हाँ ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फिर से, दिस इज अगेन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एट 1 ना। तो 1 पे ये इन्फिनिटी है, 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसका, इसीलिए। तो ठीक है, मतलब है ना, आज मैं ज्यादा कुछ किया नहीं, थ्योरीज तो वही बस फॉर्मूले लिखे थे, और जनरली हमने वो यूज नहीं किया मेनली फॉर्मूला। जो सीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जो सैंपल है जिस पॉपुलेशन से है उसका सीडीएफ की पावर n, एक लिखा था सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स,
1 माइनस सीरियल पार्ट, ये यूज करूंगा अभी क्वेश्चंस बीच में आएगा तब। तो अभी एक ही क्वेश्चन अभी मैं जैम का किया अभी जो कर रहे थे, और भी क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑर्डर स्टैट्स पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलो, तो अच्छा कल डाउट क्लास रखूंगा मैं, अभी ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि संडे मेरा टीए ड्यूटी है तो मैं देखता हूँ कैसे होगा। तो गुड नाइट सर। चलो ठीक है, थैंक यू और गुड नाइट। अभी के लिए स्टॉप। Good night, sir.